Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today we will talk about Satin Credit Care Network Limited। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं आज सब वीडियो में बात करेंगे। फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी क्या करती है, इसके सब्सिडरी क्या हैं। शुरू करते हैं इन्वेस्टोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। SCNL सेटेड क्रेडिट केयर लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। 1990 में फाउंड की गई थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है मिस्टर HP सिंह। ये फाउंडर भी थे इस कंपनी के। और इस कंपनी का IPO जो आया था दोस्तों वो 1997 में आया था। 2013 में दोस्तों इस कंपनी को NBFC MFI का दर्जा मिल गया था। आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये NBFC MFI क्या है? NBFC MFI है दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दोस्तों लो इनकम मिडिल इनकम वाले को लोन प्रोवाइड करते। इसमें आप बहुत से टाइप्स के लोन ले सकते हैं, कार लोन, होम लोन, अगर कोई पर्सनल बिजनेस, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। आप हर प्रकार के लोन इस कंपनी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। ये किस बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं? ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल पे वर्क करते हैं। आप जानते हैं ये मॉडल क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल क्या है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल कुछ नहीं है। 2014 में इंडिया में ये मॉडल इस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इंडिया की रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है। ये मॉडल इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था जिससे कि स्मॉल फार्मर को भी मनी लेंड की जा सके, पैसे दिए जा सकें टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर। दिस मॉडल ऑल्सो अलाउ कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन। इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन है जो काम करती हैं घर से बाहर, जो पैसे कमा रही हैं, उनको भी कोई लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके बिना किसी सिक्योरिटी के। मतलब जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप भी जाते होंगे लोन लेने तो सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। पर इस मॉडल के बाद अब वुमेन्स को, ऐसी वुमेन जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, उनको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल के बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूँ। ये एक ऐसा ग्रुप होता है 4 से 10 लोग अगर सेम विलेज और सेम लोकेलिटी के, होमोजीनियस नेचर के और सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, अगर म्यूचुअली साथ में आके एक ग्रुप फॉर्म करके किसी पर्पस के लिए अगर लोन लेना चाहते हो बैंक से विदाउट एनी कोलेटरल, तो उसको हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहते हैं। और ये कंपनी इसी मॉडल पे वर्क करती है। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की 3 सब्सिडरी कंपनी है। पहली है तराशना फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड TFSL। ये वेरियस टाइप ऑफ लोन ऑफर करती है, जॉइंट लायबिलिटी लोन, डेली लोन, स्मॉल बिजनेस लोन। जॉइंट लायबिलिटी लोन मैंने आपको अभी बताया, डेली लोन और स्मॉल बिजनेस जितने भी हैं उनके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करती है। 704 करोड़ का इसका AUM है, 704 करोड़ का, 213 ब्रांचेज हैं, 8 स्टेट में ये प्रेजेंट हैं। दूसरी है सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड SHFL। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे, प्लॉट पे और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे। ये लोन प्रोवाइड करती है टीयर सेकेंड सिटीज़ को जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप हैं। 4 स्टेट में प्रेजेंट है। 1266 कस्टमर है प्रेजेंट टाइम में। 139 करोड़ का AUM है। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी और होम लोन का रेशियो देखेंगे तो 87% का होम लोन दिया है और 13% प्रॉपर्टी लोन है। की थर्ड सब्सिडरी है सैटिन फिनसर्व लिमिटेड। 2018 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये लोन प्रोवाइड करती है MSME को, स्मॉल सेक्टर के जो भी कंपनीज हैं उनको। और ये लोन प्रोवाइड करते हैं 2 लाख से 15 लाख के रेंज तक के लोन प्रोवाइड करती है। इसका लोन पोर्टफोलियो है 111 करोड़ का, 8 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। इनकी टोटल 15 ब्रांचेज हैं और 1113 एक्टिव लोन क्लाइंट्स हैं इनके पास। अभी तक हमने इनका बिजनेस ओवरव्यू देख लिया, इनके मॉडल देख लिया, इनका सब्सिडी। अब थोड़ा फाइनेंशियल पे भी नज़र डाल लेते हैं कि फाइनेंशियली ये कितनी साउंड कंपनी है। हम इनका सैटिन क्रेडिट केयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंपैरिजन करें, जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 में इनका रेवेन्यू 800 करोड़ का था और 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 1500 करोड़ का हो गया है। अगर वह इनका प्रॉफिट देखें तो 2017 में इनका प्रॉफिट 20 करोड़ का था और 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़ के 150 करोड़ का हो गया है। ऐसा क्या रीज़न है जो इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट शेयर प्राइस नीचे आ रहा है? मैं आपको इसका प्राइस चार्ट दिखा देता हूँ क्या है। अगर हम सैटिन क्रेडिट केयर के शेयर प्राइस पर नज़र डालेंगे तो इसका शेयर प्राइस का हाईएस्ट जो पॉइंट आया था
670 हुआ था। फिर 5 ईयर्स का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। 5 ईयर्स के चार्ट में इसका 670 हाईएस्ट था 2016 में। मिड 2016 में इसका 2016 में इसका हाईएस्ट था 670। उसके बाद ये लगातार नीचे ही रहा है, फिर उसके बाद उसने वो मार्क कभी टच नहीं किया। इसका दूसरा हाईएस्ट अगर हम देखेंगे तो 482 बना था इसका। अगर आप चार्ट देखेंगे 482 इसका हाईएस्ट बना था, जो जैन 2018 में था। उसके बाद फिर लगातार फिर दोबारा नीचे आया है, और अभी इसका लोवेस्ट मई में देखेंगे तो इसका लोवेस्ट था 42.29। आप लोगों ने इसका प्राइस चार्ट देख लिया। प्राइस चार्ट में अगर आप बात करेंगे तो 2016 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 ईयर का नेगेटिव रिटर्न रहा है कंपनी का। क्यों ऐसा रहा है इस पर भी बात करते हैं। इस टाइम अगर हम बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर में लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है, और उसका मेन कारण रहा है IL&FS फेलियर, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। ये कंपनी इंडिया में लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग कंपनी थी और उसकी कुल 250 सब्सिडरीज थी। फिर ऐसा IL&FS में क्या हुआ जिससे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी को फेस करनी पड़ी। अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो सिर्फ इनके पास कैश की प्रॉब्लम थी। इनके पास पैसे ही नहीं थे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे लोन्स डिफ़ॉल्ट भी हुए थे, जिससे कि इन्हें अपना ऑपरेशन अब बंद करना पड़ा। 2018 में गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अपने अंडर ले लिया और इसके नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, और फिर इसका ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। एनबीएफसी की प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। इसके बाद आपने सुना होगा DHFL में प्रॉब्लम्स आई, रिलायंस कैपिटल में प्रॉब्लम आई, और लेटेस्ट में अभी आपने LTCO का भी सुना होगा कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एनबीएफसी सेक्टर ऐसे सेक्टर होता है जो डिमांड क्रिएट करता है इकोनॉमी में। अगर एनबीएफसी सेक्टर ही स्ट्रगल करेगा तो इकोनॉमी को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एनबीएफसी सेक्टर में स्ट्रगल इसलिए आया क्योंकि इससे जो IL&FS में जो क्राइसिस आई, उससे जो फियर हुआ, उससे बैंक्स ने एनबीएफसी में अपना एक्सपोजर कम कर लिया, और एनबीएफसी की फंडिंग पोजीशन जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई, जिससे कि इनके पास सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया। IL&FS क्राइसिस के तुरंत बाद म्यूचुअल फंड्स ने भी इनके लोन को रिफाइनेंस करना बंद कर दिया, जिससे कि इनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ना बैंक से ना म्यूचुअल फंड से किसी से भी इनको पैसा नहीं मिल रहा था। एनबीएफसी सेक्टर काफ़ी रिस्क लेते हैं लोन देने में, जिनको बैंक्स नहीं लोन देते हैं, क्योंकि उनके रिस्क क्रेडिट के लिए उनको लोन एनबीएफसी सेक्टर से मिल जाता है। IL&FS में भी क्राइसिस आई थी, और इसी कारण बैंक्स ने अपना एक्सपोजर, म्यूचुअल फंड ने भी अपना एक्सपोजर कम कर लिया। लेकिन एनबीएफसी सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये लो इनकम और मिडिल इनकम क्लास को लोन देते हैं, जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जो डिमांड क्रिएट होती है, इसी डिमांड की वजह से मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो ही बढ़ता है और कंट्री को फ़ायदा होता है। इसीलिए एनबीएफसी सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए। चलिए अब इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स पे फिर से नज़र डाल लेते हैं। पीई और पीबी रेशियो देखेंगे। पहले बात करेंगे पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो हम इसलिए देखते हैं ये जानने के लिए कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। रफली अगर हम देखें तो कंपनी जो अगर पी 10 के अंदर या 15 के अंडर है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। लेकिन हाँ, हमेशा हमें सेक्टर पी ज़रूर देख लेना चाहिए कि सेक्टर पी कितना है, उसके हिसाब से हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से पी रेशियो कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अंडर 10 अगर हमें पी रेशियो मिल जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और हमें अंडर वैल्यूड कंपनी को ही चूज़ करना चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। पी रेशियो आपने समझ लिया, तो इसका पी जान लेते हैं कितना है। इसका पी है 2.40 और इसका सेक्टर पी है 20.62। मतलब सेक्टर पी से इसका पी बहुत ज़्यादा कम है, और ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। बाय करने लायक है कि नहीं, ये हम और नंबर्स देखने के बाद ही देखेंगे। अब जानते हैं पीबी रेशियो क्या होता है। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। जितनी बुक वैल्यू कंपनी की है उस पे हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं। बेसिकली अगर ये 1 हो तो बहुत अच्छी बात होती है, 1 से नीचे हो तो माना जाता है काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। पीबी रेशियो हम हर सेक्टर में नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पीबी रेशियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना। जैसे बैंक्स में पीबी रेशियो हमें हमेशा देखना चाहिए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई या कोई ऐसी कंपनी हो गई जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे हमें पीबी रेशियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पीबी रेशियो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। जैसे आप इन्फो एज ले लीजिए, इन्फो एज का अगर आप पीबी रेशियो जाकर देखेंगे तो पीबी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसी कोई बहुत सारी कंपनियाँ इन्फो एज के जैसे जिनका पीबी हम नहीं देख सकते। बैंक्स हो गई या कोई ऐसी कंपनी हो गई जिनके पास मटीरियल ज़्यादा है, तो उनका आप पीबी रेशियो देख सकते। सैटिन का पीबी रेशियो देख लेते हैं कितना है। सैटिन का पीबी रेशियो है 0.27, और इसका अगर सेक्टर पीबी रेशियो देखें तो 1.77 है।
पी और पीबी रेशियो देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, लेकिन क्या सच में अंडर वैल्यूड है ये भी देखना पड़ेगा। तो अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट से बैलेंस शीट देखने की कोशिश करते हैं। अगर बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था 2019 में 1,387.51 करोड़ था और 2020 में वही बढ़कर 1,10,732.02 करोड़ का हो गया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लगभग अराउंड 10% का इंक्रीमेंट हुआ है एक साल में। अगर हम इनका बैंक बैलेंस देखेंगे तो इनका बैंक बैलेंस 2019 में था 69,396.52 जो कि अभी घटकर 35,434 हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल होता है जैसे आपने किसी दुकान से मान लीजिए सामान लिया, लेकिन आपने अभी तक उसके पैसे दिए नहीं, आपने उधार पे कोई सामान लिया है, तो वो आपके एक पर्ची में आपको लिख के दे देगा कि इतना आपका पैसा रह गया है। उसी को कंपनी ट्रेड रिसीवेबल में जोड़ती है। इसीलिए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए पर ईयर ऑन ईयर। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ईयर ऑन ईयर देखें कि क्या ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है कि बढ़ रहा है। लेकिन इसके केस में सेट एंड क्रेडिट के केस में इनका ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल से घटा हुआ है। पिछले साल इनका ट्रेड रिसीवेबल था 651.56 और इस साल इनका ट्रेड रिसीवेबल है 613.14। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी का हम टोटल करंट एसेट देखेंगे तो वो है 7,01,484.26 जो कि पिछले साल था 6,60,819.84। मतलब इनका करंट एसेट में इंक्रीमेंट हुआ है। अब इनका नॉन करंट एसेट देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट में अगर इनका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देख लेते हैं तो वह है 5,241.24 जो कि पिछले साल था 4,301.77। डिफर्ड टैक्स एसेट देख लेते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। डिफर्ड टैक्स एसेट वो एसेट होते हैं जैसे इन्होंने कंपनी ने अगर पहले से ही टैक्स भर दिया है, टैक्स के डेट आने के पहले इन्होंने अगर टैक्स भर दिया या कोई लायबिलिटी चुका दी है तो उसको हम डिफर्ड टैक्स एसेट में काउंट करते हैं। इस साल अगर कंपनी का डिफर्ड टैक्स एसेट देख लें तो पिछले साल था 571.18। इस साल इन्होंने कोई ऐसा टैक्स नहीं भरा। अब इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देख लेते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनका 2019 में था 1,614.29। इस साल बढ़कर 3,413.64 हो गया। कंपनी के जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमें यही बताता है कि उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो इनका 3,413.64 जो है वो इनका पैसा इसी में जा रहा है जो इनका ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन हो रहा हो किसी बिल्डिंग का, या कोई रेनोवेशन हो रहा हो, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो वही हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पता चलता है। अगर हम इनके टोटल एसेट की बात करेंगे तो टोटल एसेट इनका है 7,15,422.91 जो कि पिछले साल था 6,69,555.28। अब बात करते हैं इनकी करंट और नॉन करंट लायबिलिटी की। इक्विटी की भी बात करेंगे तो करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी में इनका पहला है जो वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल वो होता है जो कंपनी ओ करती है अपने वेंडर्स को। जैसे इन्वेंट्री में जितनी भी चीज़ें होंगी वो कंपनी ने अगर उसमें पैसे नहीं दिए तो वो आता है ट्रेड पेबल में। इसलिए लिखा हुआ टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। 2019 में इनका ट्रेड पेबल था 6.01 और 2020 में इनका ट्रेड पेबल बढ़कर 115.32 हो गया है। अदर पेबल्स में अगर हम देखेंगे तो अदर पेबल्स में इनका है 193.77। पिछले साल अदर पेबल्स नहीं था। डेप्ट सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो पिछले साल डेप्ट सिक्योरिटी थी 97,586.85 और इस साल डेप्ट सिक्योरिटी घटकर 86,386 हो गई है। बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग में पिछले साल थी 3,71,991.21 और इस साल इनकी बोरोइंग 4,213.72 हो गई। इस कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। इनकी अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जस्ट उल्टा होता है डिफर्ड टैक्स एसेट का और इनका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है इस साल 1,142.04। प्रोविजंस इन्होंने रखे हुए हैं अपने लिए काफ़ी। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोविजंस डिक्रीज हुए हैं। प्रोविजंस इस साल है 1,086.40, पिछले साल था 1,354.44। करंट लायबिलिटी है 5,67,139.06, पिछले साल थी 5,52,298.57।
इनका अगर करंट रेशियो देखें तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो इनकी इक्विटी है 1,45,276.96। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 3.5 से भी ज़्यादा का है। अगर इनका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग है 30.18, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 14.08%, DII ने होल्ड किया है 21.3%, FII है 5.57% और पब्लिक होल्ड करते हैं 40.93%। ध्यान देने वाली बात यह है, प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज भी है 2.86% उन्होंने प्लेज रखी है। और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले साल के मुकाबले अगर देखेंगे तो इस साल लगभग 3.5% का गेन किया है, 3.5% शेयर खरीदे हैं उन्होंने। अगर इनसाइडर बाय कर रहे हैं लोअर प्राइस पे तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय कर लीजिए, बट इनसाइडर्स आर बाइंग और ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है अगर इनसाइडर अगर बाय कर रहे हैं। लास्ट में कंपनी के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और इसके थ्रेट्स भी देख लेते हैं जिन पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थ्रेट की बात करेंगे। थ्रेट है पहला, हाई इंटरेस्ट पेमेंट। कंपनी की अर्निंग पिछले 2 क्वार्टर से डिक्रीज कर रही है, तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट हाई होगी तो कंपनी के ऊपर बर्डन आएगा इसको पे करने का, और इसका डेप्ट भी हाई है पहले से ही, ये इसके लिए बड़ा थ्रेट है। दूसरा है डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। इनका नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से इनका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन कर रहा है। क्वार्टर रिजल्ट आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा थ्रेट है कंपनी विद हाई डेप्ट। इसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आपने देखा होगा 3.5 से भी ज़्यादा का था। चौथा थ्रेट है इंक्रीज इन प्रोविजन। इनका प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, अगर रिसेंट क्वार्टर में भी जो रिजल्ट आया उसमें इनका प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर प्रोविजन, मैं आपको बता दूं प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन होता है जो कंपनी किसी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम के लिए जो पैसे को बचा के रखती है, जो कैश बचा के रखती है, उसको हम प्रोविजन में काउंट करते हैं। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी पहला है लो पी। किसी भी कंपनी का पी अगर कम होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है, और इस कंपनी का पी काफ़ी कम है। और अगर हिस्टोरिकल पी देखें इसका तो वो भी इस कंपनी का भी जो पी उससे ज़्यादा ही है। अपॉर्चुनिटी है गुड ट्रैक रिकॉर्ड। इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी पास्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इसके क्लाइंट और इसकी सब्सिडरीज भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, और इंडिया में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है इसकी। मेरे हिसाब से कंपनी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लायक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो पूरे NBFC सेक्टर की प्रॉब्लम है, तो इसके पास तो होगी ही। मे भी इसको आने वाले टाइम में बैंकिंग लाइसेंस भी मिल जाए। थैंक यू गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।